नमस्कार मित्रों। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और एंडोवास्कुलर न्यूरो इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। आज वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे पर अवेयरनेस कैंपेन के तहत आज हम ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ ज़रूरी बातों पर बात करेंगे। मानव शरीर जितनी जल्दी स्वस्थ होता है उतनी ही जल्दी बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। इसके लिए हमारे आसपास मौजूद चीज़ें, हमारा अनहेल्दी खान पान, खराब दिनचर्या, एक्सरसाइज से दूरी आदि चीज़ें जिम्मेदार हैं। हर कोई चाहता है कि वो बीमारियों से कोसों दूर रहे, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हम इनके चपेट में आ ही जाते हैं। अगर कोई शुरुआती सिम्टम्स की अनदेखी करता है तो वो एक गंभीर स्थिति में फंस भी सकता है। ऐसी ही एक गंभीर स्थिति है ब्रेन स्ट्रोक। जब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक होता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्ट्रोक के शिकार लोगों को बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए सेहत इंडिया में चर्चा करते हैं ब्रेन स्ट्रोक की और आपको इसके लक्षण और बचाव के तरीकों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक है क्या। दोस्तों, आप सभी ने हार्ट अटैक के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हमारे दिल की मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली खून की नसें या फिर रक्त कोशिकाओं में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है, तो हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से शरीर के काफ़ी अंगों को खून की सप्लाई ना होने की वजह से मरीज बेहोश भी हो जाता है और कुछ मरीजों में मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक में भी इसी तरह ब्रेन को सप्लाई करने वाली रक्त कोशिकाओं में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है और इस बाधा उत्पन्न होने की वजह से ब्रेन का कोई भाग निष्क्रिय हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मरीज या तो बेहोश हो जाता है या उसे हाथ पैर में लकवा, फालिश या पैरालिसिस हो जाता है या उसको दिखने, बोलने, सुनने, समझने में तकलीफ होती है। काफ़ी बार उसका चेहरा भी टेढ़ा हो जाता है या बोलने में लड़खड़ाना की तकलीफ होती है। तो दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स को अंग्रेजी के शब्द बी फास्ट, बीई एंड फास्ट के नाम से जरूर याद रखें। बी फास्ट में अगर हम बात करें तो बी का मतलब होता है डिफिकल्टी इन बैलेंस, यानी चलने में लड़खड़ाना। ई ई यानी डिफिकल्टी इन आइज, यानी दिखने में तकलीफ होना, धुंधलापन आना, आकस्मिक दिखने में तकलीफ होना। फास्ट में एफ मतलब फेशियल वीकनेस। फेशियल वीकनेस का मतलब है चेहरा आकस्मिक टेढ़ा हो जाना। उसके बाद में ए की बात करें फास्ट में तो ए का मतलब है आर्म वीकनेस, यानी किसी हाथ में आकस्मिक कमजोरी आ जाना, आकस्मिक लिखते लिखते पेन छूट जाना, या हाथ में अगर आपने कुछ पकड़ा हुआ है, जैसे कुछ पेशेंट्स जो चाय का प्याला किसी ने पकड़ा हुआ है तो वो एकदम चाय का प्याला गिर जाता है, तो इसे हम आर्म वीकनेस बोलते हैं। फास्ट में एस का मतलब है स्पीच डिफिकल्टी या फिर स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी आकस्मिक बोलते बोलते बोलने में लड़खड़ाना, आवाज साफ ना आना। इसके बाद टी की बात करें तो टी का मतलब है टाइम। टाइम यानी ब्रेन में अगर हम बात करें तो एक अंग्रेजी की कहावत है जैसे हम बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। तो जब भी किसी मरीज को इस तरह के वार्निंग साइंस या इस तरह के लक्षण होते हैं तो उसे तुरंत ही अपने न्यूरो विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसका तुरंत इलाज प्रारंभ करना चाहिए। अगर हमारे दिमाग की कोई मोटी या महत्वपूर्ण रक्त कोशिका बंद हो जाती है तो ऐसे केसेस में ज्यादातर मरीज आकस्मिक बेहोश हो जाते हैं या आकस्मिक उनके हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है। इसी तरह से अगर कोई छोटी रक्त कोशिका हमारी इन्वॉल्व होती है या वो बंद होती है तो
मरीज को जो लक्षण आते हैं वो वार्निंग साइंस के फॉर्म में आते हैं, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी बोलते हैं। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का मतलब है कि इसी तरह के सिम्टम्स, यानी आकस्मिक बेहोश हो जाना, या फिर आकस्मिक हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, या बोलने में लड़खड़ाना, चेहरे पे टेढ़ापन आना, ये सारी चीजें कुछ मोमेंट्री, कुछ समय के लिए मरीज को होती हैं और फिर ये वापस आ जाती हैं। ये इसलिए होता है कि हमारे दिमाग की कोई छोटी रक्त कोशिका बंद हुई है और आसपास की जो रक्त कोशिकाएं हैं जिनमें खून का रिसाव या खून का प्रवाह अच्छे से हो रहा है, वो उस पार्ट को सप्लाई करने लग जाती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमें कभी भी इस तरह की कोई तकलीफ होती है या इस तरह का वार्निंग साइन हमें मिलता है तो हम उसे मिस ना करें। अगर हमें कभी भी इस तरह का कोई वार्निंग साइन मिलता है तो हम अपने निकट अपने न्यूरो विशेषज्ञ से तुरंत मिलें और इन सिम्टम्स को डिस्कस करें और इससे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराएं और उसका ट्रीटमेंट और उसका इलाज तुरंत प्रारंभ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी इस तरह की कोई छोटी रक्त कोशिका बंद होती है तो उसमें खून का रिसाव बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां चालू करी जाती हैं, कुछ खून पतला करने की दवाइयां चालू करी जाती हैं ताकि उसमें खून का रिसाव बढ़ सके। इसके साथ ही ज़्यादातर मरीजों में ये देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई छोटी रक्त कोशिका बंद होती है तो मरीज के खून में भी लिपिड की संख्या यानी चर्बी की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे हम डिरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल के फॉर्म में बोलते हैं। इस लिपिड प्रोफाइल को सही करने के लिए भी कुछ दवाइयां आती हैं जिससे खून का रिसाव बेहतर होता है और मरीज को इस तरह की तकलीफ बार बार नहीं होती है। जब भी इस तरह के कोई वार्निंग साइंस मरीज में देखे जाते हैं तो आपके न्यूरो विशेषज्ञ कुछ टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि ब्रेन की स्थिति क्या है, क्या ब्रेन में किसी तरह का स्पॉट आ रहा है या ब्रेन में किसी तरह का कोई डैमेज हुआ है, जो कि हमें एमआरआई की जांचों में कई बार बहुत अच्छे से दिखता है। इसी तरह ब्रेन को सप्लाई करने वाली खून की जो रक्त वाहिनियां हैं या रक्त कोशिकाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उनमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, उनमें किसी तरह का रुकाव आ रहा है, उनमें किसी तरह की ब्लड फ्लो में तकलीफ आ रही है, उसे भी देखा जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी अलग जांचें भी होती हैं जिससे इसके कारण को भी पता लगाया जा सकता है। जब भी इस तरह का एक सडन एक्यूट एंड सीवियर स्ट्रोक होता है, यानी मरीज या तो बेहोश अवस्था में हमारे पास आया है या इस अवस्था में आया है कि उसके हाथ पैर में आकस्मिक कमजोरी आ गई जिसकी वजह से उसे आकस्मिक लकवा, फालिश या पैरालिसिस हो गया, तो इस तरह के मरीज का इलाज एक ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर में किया जाता है। इस तरह का पेशेंट जब भी इमरजेंसी में किसी ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर में आता है तो सबसे पहले एक स्ट्रोक प्रोटोकॉल की जांच होती है जिसमें हम मरीज के दिमाग में कहाँ पे डैमेज हुआ है और ये डैमेज क्यों हो रहा है इसको असेस करती है हमारी इमरजेंसी की टीम, हमारी ईआर की टीम, और फिर अस्पताल के न्यूरो विशेषज्ञ से मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन में, एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के साथ में इसका इलाज शुरू किया जाता है। जब भी हम ये देखते हैं कि किसी रक्त वाहिनी में या रक्त कोशिकाओं में खून का रिसाव ठीक ना होने की वजह से मरीज के दिमाग में कोई स्पॉट आ गया है या कुछ डैमेज हुआ है, तो अगर मरीज के लक्षणों से लेकर के 3 घंटे के भीतर मरीज अगर अस्पताल में आ जाता है और इस बीमारी का पता चल जाता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके जरिए उन रक्त कोशिकाओं में खून का रिसाव पुनः बहाल किया जा सकता है, उसमें खून के रिसाव को बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए कोई NIHSS के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके तहत ये डिसाइड किया जाता है कि क्या ये इंजेक्शन मरीज के लिए कारगर सिद्ध होगा कि नहीं, और ये एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट है बिटवीन द इमरजेंसी और द ER टीम और न्यूरो स्पेशलिस्ट के बीच में। अगर हम ब्लॉकेज की बात करें तो इसके कई सारे कारण देखे गए हैं। ज़्यादातर मरीजों में ये ब्रेन स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो ये बुजुर्गों में पाया जाता है, लेकिन आज हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में ये देख रहे हैं कि काफ़ी युवा मरीज भी या फिर युवा पीढ़ी में भी इस तरह की तकलीफ देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण तो शुगर, अत्यधिक शुगर का होना, जैसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की तकलीफ होना। यंग पेशेंट्स में बात करें यानी युवा मरीजों में बात करें तो उसमें एक्सेसिव स्ट्रेस का होना,
स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बॉडी में कुछ ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिससे इस तरह की रक्त कोशिका या ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और उनमें इस तरह के ब्लॉकेज हो सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है हमारी आज की डेट में, उनके खान पीन में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हम ये देखते हैं कि जंक फूड काफ़ी प्रेफर्ड किया जा रहा है। यानी अगर पिज़्ज़ा बर्गर की बात करें तो इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट बहुत हाई होता है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी रक्त कोशिकाओं में, हमारी ब्लड वेसल्स में जाके जम जाती हैं, जिसकी वजह से रक्त का रिसाव या ब्लड फ्लो सही तरह से नहीं होता और इस तरह की दिक्कत की वजह से मरीज को ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत होती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका नियमित रूप से सही इलाज किया जाए और अपने शुगर लेवल्स को और अपने ब्लड प्रेशर को के लेवल्स को कंट्रोल में रखा जाए। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें। देखिए, हर एक काम में आपको स्ट्रेस होता है और ज़िंदगी में स्ट्रेस होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उस स्ट्रेस लेवल्स को आपको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, उसके लिए योगा की ज़रूरत है, उसके लिए अपने परिवार के सदस्यों से नियमित रूप से बात करना, उनके साथ में बैठना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में हमें अपने खान पीन को सही रखना भी ज़रूरी है। जंक फूड से जितना सा हो सके उसे परहेज करें, उससे दूर रहें, ताकि इस तरह की तकलीफ आपको ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज या लकवा या फालिश या पैरालिसिस के फॉर्म में तकलीफ ना दे। बहुत सारे मरीज हमारे पास जब आते हैं तो उनके दिमाग में भी ट्रीटमेंट से पहले इस तरह की दुविधा होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि देखिए, ब्रेन में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी हम जो हाथ पैर चला रहे हैं वो ब्रेन के एक अलग पार्ट से होता है। जो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए दिमाग के अलग अलग भाग में अलग अलग सेंटर्स हैं। अगर किसी भी मरीज को ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स या वार्निंग साइंस आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपने इलाज का प्रारंभ करें, ताकि ब्रेन का ज़्यादातर पार्ट सुरक्षित रखा जाए और डैमेज को कंटेन किया जाए। तो डैमेज जितना कम से कम होगा उतनी ही बेहतर रिकवरी होगी। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी उन रक्त कोशिकाओं को खोलना, ब्रेन में रक्त का रिसाव पुनः बहाल करना, ये तो बहुत ज़रूरी है ही, और ये टाइमली करना ज़रूरी है। अगर डैमेज ब्रेन में ज़्यादा हो गया है, उसके बाद में हम इस तरह की कोई प्रणाली करते हैं तो ये ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती। ये प्रणाली इसीलिए विकसित की गई है ताकि ब्रेन में ज़्यादा डैमेज ना हो सके। तो इसलिए टाइमली इस प्रणाली को यूज़ करना और टाइमली अपना इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये बहुत अपने मरीजों को बताते हैं कि टाइमली न्यूरो इंटरवेंशन के बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ज़रूरी है कि जो भी डैमेज हो गया है उसके डैमेज को कंटेन करने के लिए या डैमेज का असर ज़्यादा शरीर पे ना आए, उसके लिए टाइमली फिजियोथेरेपी कराना और अपने एक्सपर्ट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर के टाइमली फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज ये करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे भी डैमेज काफ़ी लिमिट होता है, काफ़ी हद तक डैमेज को रोका जा सकता है। देखिए, ट्रीटमेंट के बाद में मरीज अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में बहुत जल्दी आ सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखे। जैसे जो मरीज़ शुगर के हैं या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उन्हें अपना शुगर और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि वे अपने विशेषज्ञ से, अपने शुगर के विशेषज्ञ से, अपने ब्लड प्रेशर के विशेषज्ञ से मिलें, रेगुलर अपना चेकअप कराएं और उसे कंट्रोल में रखें, ताकि इस तरह का ब्रेन स्ट्रोक उन्हें बार बार ना हो। इसके साथ साथ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से मेडिटेशन करना, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी आपको बार बार ब्रेन स्ट्रोक होने से बच सकते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेन स्ट्रोक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रेन स्ट्रोक तो उस तरह का होता है जिसे हम इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं,
यानी उस तरह का ब्रेन स्ट्रोक जिसमें दिमाग की रक्त कोशिकाओं में कोई बाधा उत्पन्न होती है और खून का रिसाव ना होने की वजह से ब्रेन में डैमेज होता है। तो इसे हम इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। इसके विपरीत ब्रेन के में दूसरी तरह का ब्रेन स्ट्रोक होता है जिसे हम हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक या फिर अगर सामान्य भाषा में लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा में बात करें तो उसे हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। इसमें दिमाग को सप्लाई करने वाली रक्त कोशिकाओं में कोई कमजोर भाग होता है जो कि फट जाता है। इसकी वजह से दिमाग में अत्यधिक रक्त का रिसाव हो जाता है जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं और इसकी वजह से भी ब्रेन डैमेज होता है। तो मोटा मोटा तौर पे हम समझें तो ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है ब्रेन में डैमेज होना। अब ये डैमेज दो तरह से होता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक जिसमें खून का रिसाव ना होने की वजह से ब्रेन डैमेज होता है और दूसरा है ब्रेन हेमरेज या हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक जिसमें अत्यधिक खून का रिसाव हो जाने की वजह से यानी रक्त कोशिकाओं के में किसी कमजोर भाग के होने से जिसे हम ब्रेन एन्यूरिज्म भी बोलते हैं, इसके फटने से भी ब्रेन में डैमेज होता है जैसे हम हेमरेजिक एन्यूरिज्मल ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन हेमरेज और ब्रेन इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक अल्टीमेटली तो ब्रेन डैमेज ही करते हैं, लेकिन इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट दोनों का बिल्कुल अलग तरीके से होता है। न्यूरो इंटरवेंशन नामक प्रणाली से इन दोनों का ट्रीटमेंट यानी इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बिना किसी चीरे के बिना किसी टाके के किया जा सकता है, लेकिन इनको ट्रीट करने की जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फर्क है। इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक में हमारा एम ये होता है कि रक्त कोशिकाएं जो बंद हो गई हैं उन्हें खोला जाए और उसमें पुनः रक्त का रिसाव बहाल किया जाए। इसके विपरीत हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक या फिर एन्यूरिज्मल ब्रेन स्ट्रोक जिसमें रक्त कोशिकाओं में कोई कमजोर भाग होता है जो फट जाता है जिसकी वजह से हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक होता है, इसमें उस कमजोर भाग को यानी एन्यूरिज्म को बंद करने की जरूरत पड़ती है जिसे भी न्यूरो इंटरवेंशन नामक प्रणाली से बिना किसी चीरे और बिना किसी टाके के कारगर तरीके से किया जा सकता है। देखिए इसे बड़ी आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि बुजुर्गों में जो मरीज का दिमाग होता है वो काफ़ी हद तक सिकुड़ भी जाता है और वो बढ़ता हुआ ब्रेन नहीं है, वो ढलता हुआ ब्रेन है। इसके विपरीत अगर हम एक नौजवान में देखें, एक युवा पीढ़ी में देखें तो उसका ब्रेन का ज़्यादातर भाग एक्टिव होता है। ब्रेन में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे हम ब्रेन प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, यानी ब्रेन का अगर कोई भाग, मस्तिष्क का कोई भाग डैमेज होता है तो आजू बाजू का हिस्सा उस भाग जो निष्क्रिय हो गया है, जो काम नहीं कर पा रहा है, उसके काम को पकड़ने की कोशिश करता है। यही यही इसी वजह से न्यूरो इंटरवेंशन नामक प्रणाली से जो हमारा पूरा एक एम होता है, हमारा पूरा ध्यान होता है कि डैमेज को कंटेन किया जाए और आसपास का भाग जो कि डैमेज होने के कगार पे है उसे बचाया जाए ताकि वो निष्क्रिय भाग का काम पकड़ सके और उसका काम अच्छे से कर सके। तो यही चीज़ अगर हम देखें तो एक युवा मरीज में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है क्योंकि उसका ज़्यादातर दिमाग काफ़ी एक्टिव रहता है। किसी भाग में अगर डैमेज भी होता है तो अगर आसपास के भाग को बचाया जा सके तो वो उस निष्क्रिय जो दिमाग हो गया है या निष्क्रिय भाग है उसके काम को भी पकड़ सकता है। परंतु अगर हम यही बात करें बुजुर्गों में तो उनमें दिमाग का जो कुछ भाग होता है वो धीरे धीरे करके अपने काम करने की क्षमता या तो खो बैठता है या उसकी काम करने की क्षमता कम होती है। तो इसीलिए हमने देखा है कि बुजुर्गों में कुछ ना कुछ डेफिसिट कई बार रह जाता है, जबकि यंग पेशेंट्स में अगर टाइमली इलाज किया जाए, अगर समय रहते इलाज किया जाए तो डेफिसिट या फिर न्यूरोलॉजिक डेफिसिट जिस भी फॉर्म में होता है वो बहुत ही कम फॉर्म में आगे कंटिन्यू होता है और ज़्यादातर मरीज में काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। समाज को ये समझना होगा कि ब्रेन स्ट्रोक लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रेन स्ट्रोक का कोई इलाज नहीं होता और एक बार अगर ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए मरीज पैरालाइज्ड हो जाता है या उसे लकवा, फालिश या पैरालिसिस हो जाता है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मेडिकल में बहुत नई सारी तकनीकों का विकास किया गया है और इन तकनीकों का विकास इसीलिए किया गया है ताकि इस तरह का जो डेफिसिट है या इस तरह की समस्या है उसे कम से कम रखा जाए, उसे कंटेन किया जाए। तो बहुत सारे मरीज हम
अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में देखते हैं जो ये सोचते हैं कि जी इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो परमानेंट हो चुका है, ये कभी वापस नहीं आएगा, ये तो हमेशा के लिए हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय रहते इसका इलाज कराइए और अगर आप समय रहते इसका इलाज कराते हैं, तो ये बहुत हद तक ट्रीटेबल है और आगे आपको इस तरह का ब्रेन स्ट्रोक बार-बार ना हो, इसके लिए भी ट्रीटमेंट संभव है। समाज के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे समाज में मिथ्स हैं, बहुत सारे लोग सुनी-सुनाई बातों पे चले जाते हैं। परंतु ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आज की सदी में जिन नई प्रणालियों का विकास किया गया है या जिन नई प्रणालियों की का आविष्कार किया गया है, उससे ब्रेन की ज़्यादातर बीमारियाँ का इलाज बहुत ही कारगर तरीके से संभव है। ज़रूरी ये है कि आप अपने न्यूरो विशेषज्ञ से सही समय पे मिलें और सही इलाज कराएँ। अगर सही इलाज किया जाता है, सही तरह से बीमारी को पकड़ा जाता है। एक हम चीज़ देखते हैं कि ज़्यादातर मरीजों का ध्यान सिर्फ़ अपने लक्षणों को कम करने में होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि लक्षण बीमारी नहीं है। लक्षण किसी बीमारी की की आपके फॉर्म में दिखने वाले सिम्पटम्स हैं। तो सिर्फ़ लक्षणों का इलाज ना कराएँ, उस बीमारी को पकड़ें, उस बीमारी को समझें और उस बीमारी को समझते हुए इस बीमारी का इलाज कराएँ ताकि वो लक्षण आपको बार-बार तकलीफ़ ना दें। यानी रूट कॉज़ का ट्रीटमेंट करें, सिर्फ़ लक्षणों का ट्रीटमेंट ना करें। अगर हम देखें उस इंजेक्शन की बात करें, तो ज़्यादातर मरीजों में ये इंजेक्शन सिर्फ़ 3 से 4 घंटे के भीतर ही दिया जा सकता है और उसी के अंदर ही कारगर होता है। परंतु हम ये देखते हैं हमारे समाज में जो ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित मरीज होते हैं, वो काफ़ी बार इस टाइम फ्रेम को यानी 3 से 4 घंटे के टाइम फ्रेम को क्रॉस करके हमारे पास में आते हैं, जब हम ये इंजेक्शन कारगर नहीं होता। इसीलिए इस न्यूरो इंटरवेंशन नामक प्रणाली से हम 6 घंटे तक भी इस बीमारी का यानी इन लक्षणों के 6 घंटे के भीतर भी अगर हम इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, तो उस क्लॉट को, उस बंद खून की नस को, उस रक्त कोशिकाओं को खोला जा सकता है और मरीज का काफ़ी कारगर इलाज किया जा सकता है। और कुछ टेस्ट जो एडवांस्ड ब्रेन स्ट्रोक स्टडी सेंटर्स पे किए जाते हैं, उसमें हमने ये भी देखा है कि सिर्फ 6 घंटे ही नहीं, कुछ मरीज 6 घंटे के बियॉन्ड भी उनका इलाज इस प्रणाली से किया जा सकता है। समय रहते हुए आप अपना इलाज प्रारंभ कराएं। अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं या ब्रेन स्ट्रोक से के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तुरंत अपने ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर पे पहुंचे और इसका इलाज कराएं। न्यूरो इंटरवेंशन एक ऐसी आधुनिक और नई प्रणाली है जिससे मरीज की काफ़ी सारी दिमाग की बीमारियां, स्पेशली वो बीमारियां जो उसकी खून की नलियां या फिर रक्त कोशिकाओं से संबंधित है, उसका इलाज बिना किसी चीरे के या बिना किसी टाके के किया जा सकता है। तो न्यूरो इंटरवेंशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है, तो उसकी हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिनियां रहती हैं या रक्त कोशिकाएं रहती हैं, वो बंद होती हैं और इसके लिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट उन रक्त कोशिकाओं को बिना किसी चीरा के खोल सकते हैं। उसे हम इसी तरह की जो प्रणाली है, आज ब्रेन में भी की जा सकती है। पहले इस तरह की प्रणालियाँ ब्रेन के लिए नहीं होती थी क्योंकि ब्रेन तक पहुंचना मुश्किल था। वहाँ तक पहुंच करके भी जो दिमाग की रक्त कोशिकाएं हैं या दिमाग की जो खून की नसें हैं, उनका एंजियो आर्किटेक्चर भी अलग था। इसलिए इस तरह की प्रणाली पहले ब्रेन में कारगर नहीं थी या ब्रेन में पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब इसी तरह की प्रणाली यानी बिना किसी चीरे के या बिना किसी टाके के ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित मरीजों में जो रक्त कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, उन्हें खोला जा सकता है। या फिर रक्त कोशिकाएं जो फट गई हैं किसी कमजोर भाग के होने की वजह से, जैसे हम ब्रेन एन्यूरिज्म या ब्रेन एवियम के नाम से भी जानते हैं, इन बीमारियों का इलाज भी बिना किसी चीरे के या बिना किसी टाके के किया जा सकता है न्यूरो इंटरवेंशन नामक प्रणाली से। अगर हम बात करें कि न्यूरो इंटरवेंशन कैसे किया जा सकता है, तो हमारे पाँव में, हमारे जांघ में एक मोटी खून की नस होती है
और इसी तरह की एक मोटी खून की नस हमारे हाथ में भी होती है, जिसके जरिए हम कुछ कैथेटर्स के थ्रू, कुछ तार के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का चीरा नहीं लगता, किसी भी तरह का टाका नहीं होता, और हम इन खून की आपके पैर में, आपकी जांग में जो बड़ी खून की नस होती है, जैसे हम फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, या फिर आपकी हाथ में जो एक बड़ी खून की नस होती है, जैसे हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, उसके थ्रू हम दिमाग की खून की नस में जहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, जहाँ पे वो क्लॉट जम गया है, उसे निकाल सकते हैं। या फिर ब्रेन में अगर कोई एन्यूरिज्म है खून की नस में, यानी वो कमजोर भाग है जो फट गया है, उसे भी बंद कर सकते हैं, जिसे हम कॉइलिंग प्रोसीजर बोलते हैं, वो भी किया जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित मरीजों को का कारगर इलाज एक ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर पे पूरी तरह से हो सकता है। हमारा हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा सूरजपुर साइट 4 एक ब्रेन स्ट्रोक रेडी सेंटर है, और हम एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के तहत एक इमरजेंसी टीम, न्यूरो स्पेशलिस्ट ओपिनियन, न्यूरो इंटरवेंशन का ओपिनियन, इसको लेकर के चलते हैं। और इन कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के थ्रू हम ब्रेन स्ट्रोक का कारगर इलाज करने में पूरी तरह सक्षम हैं। और किसी भी तरह मरीज को जो ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित है या ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित है, अगर अपना कारगर इलाज कराना चाहते हैं, तो वे फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर साइट 4 में अपना इलाज करा सकते हैं। मेरा मानना है कि सेहत इंडिया के इस एपिसोड के थ्रू, जो कि हमने वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक पे ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित मरीजों के लिए बनाया है, ऐसे मरीज जो ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हैं, या फिर ऐसे मरीज जिनमें किसी ना किसी तरह का वार्निंग साइन उन्होंने महसूस किया है, वह अपना इलाज और समाज में भी अपने आसपास के लोगों में इस तरह की जागरूकता प्रदान करेंगे, ताकि ब्रेन स्ट्रोक का कारगर इलाज समाज में लोग अपना करा सकें और जिंदगी भर के लिए अपाहिज होने से, या फिर लकवा, फालिश या पैरालिसिस होने से बच सकें।